चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस के प्रधानमंत्री के दौरे की। फ्रांस के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन के लिए यूएई पहुंचे हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने स्वागत किया और इसके बाद वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और उनकी तस्वीर के साथ वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा गया। दोनों ही देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। आगे विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन अगली खबर के लिए पूजा का रुख करेंगे। और देखिए, बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां पर 2 दिन की भयंकर बारिश के बाद बाढ़ का खतरा एक तरफ जहां लोगों ने देखा, दूसरी तरफ सियासत लगातार जारी है। एक तरफ दिल्ली के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, पानी में डूबे हैं, तो दूसरी तरफ बाढ़ पर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जुबानी जंग जारी है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। अगली खबर आपको बताएंगे महिमा सिंह कंवर। देखिए, तीसरी बड़ी खबर होगी बिहार से। दरअसल यहाँ पर 2 दिन पहले जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर अब जमकर मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज बीजेपी का एक जांच दल पट्टा पहुंचा और ये जांच दल 2 दिन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है। इस खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन चौथी बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा का। और देखिए, 4 के बारे में हम बात करेंगे सावन की शिवरात्रि की भी। शहर शहर भोले के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आगे आप तक तस्वीरें पहुंचवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बताएंगी शिखा ठाकुर। तो चले 4 के बाद की करते हैं शुरुआत की बड़ी जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन के दौरे पर यूएई पहुंचे हैं और इस दौरान उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति भवन में उनका जोरदार स्वागत किया गया और इसके साथ ही मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। इससे पहले अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उन्हें यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने रिसीव किया। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई एमओयूज पे भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का 5वां यूएई का दौरा है। 2019 में पीएम मोदी को यूएई में अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ सुल्तान अल जाबेद के साथ बैठक भी की। रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमारे संबंधों का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया, हमेशा आपसे भाई की तरह प्यार मिला है। भारत आपको सच्चे मित्र के तौर पर देखता है। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में 20% की बढ़ोतरी हुई है, इसका भी जिक्र पीएम ने किया। हमें दुनिया की उम्मीदों को पूरा करना है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। हमें साथ मिलकर के चलना होगा। तो यूएई के साथ भारत के जो संबंध है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के भी है। और देखिए, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है जो इस पूरी कहानी को बयां करता है। भारत का तिरंगा इस वक्त बुर्ज खलीफा पर और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी लगाई गई और लिखा गया वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे खिलाड़ी और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपनापन हमेशा यहाँ मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपनेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक भाई का भाई से मिलना इतना सहज, ये मेरे लिए हमेशा हृदय को छूने वाला रहा है। मुझे आपसे हमेशा एक भाई की तरह प्यार मिला है, अपने पर का प्यार मिला है, और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी बहुत बड़ी अमानत है। हर मुलाकात में मैंने भारत के प्रति आपके स्नेह और निजी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत क्लियर थिंकिंग ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से
हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। COP28 की भरसक तैयारियां आपके नेतृत्व में चल रही है। मैं आपके निमंत्रण के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मेरे लिए यहाँ आने का मैं मौका ही ढूंढता रहता हूँ और ये COP20 में भी मैंने मन बना लिया है। मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगा और मेरे लिए जो भी अपेक्षा होगी भारत का एक कमिटमेंट है, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े संकट को हम जैसे दोस्त ज्यादा समझते हैं और इसलिए हम सब मिलकर के उसके रास्ते भी खोज सकते हैं। और मैं देखिए दिल्ली में आज यमुना का वाटर लेवल कम हुआ है। दोपहर के 3:30 बजे यमुना नदी का जो जलस्तर था वो घटकर करीब 207.30 मीटर पर आ गया, लेकिन अभी यह खतरे के निशान से 2 मीटर ज्यादा ही है। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हल्की सी बारिश हो सकती है और हल्के से मध्यम तक इनफैक्ट बारिश हो सकती है। राजधानी के इंद्रप्रस्थ इलाके में यमुना नदी में बने ड्रेनेज का जो रेगुलेटर है वो टूट गया था। इसे सेना की मदद से फिलहाल ठीक कर लिया गया है। वहीं ITO बैराज का एक गेट खोला जा चुका है। हालांकि अब भी बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किला, ITO, बेला रोड और यहां तक कि उसके आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। राहत और बचाव के लिए NDRF की 16 टीम अभी भी तैनात है। राजधानी पर इस भारी संकट के बीच सियासी जुबानी जंग भी जारी है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर साजिश के तहत हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने का आरोप लगाया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिल्ली की राजनीति में लगातार जारी। रिपोर्ट देखिए इसी पर। सड़कें डूबी, घर डूबे, डूब गया बाजार, राजधानी के बिगड़े हालात, एक्शन में आर्मी, बाढ़ का प्रहार, सियासी जुबानी वार। सावधान, दिल्ली पर संकट बाकी है। दिल्ली डूबी या डुबोई गई? दिल्ली को बचा लो सरकार। यमुना उफान पर है। दिल्ली पर संकट के बादल बरकरार हैं। रफ्तार थम गई है। स्कूल कॉलेज बंद है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन एक चीज है जिस पर कोई लगाम नहीं है, वो है राजनीति। दिल्ली के संकट पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली सरकार यमुना में जानबूझकर पानी छोड़ने का आरोप लगा रही है। 9 तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया। इसके सबूत हमारे पास हैं। 12 और 13 तारीख को सेंट्रल वाटर कमीशन की जो लॉगबुक है, जो हमें हथनीकुंड बैराज से मिली, वो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपी की तरफ कैनाल जो जाती है, ईस्टर्न कैनाल, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि यमुना का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी 1 घंटे पहले 207.53 पर आ गया है। कल तक तकरीबन 0.01 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से घट रहा था। अब वो काफ़ी बढ़ गया है रेट, ऑलमोस्ट 0.1 मीटर हर 2 से 3 घंटे में यमुना का स्तर गिर रहा है। जैसे जैसे यमुना का स्तर नीचे जाएगा, वैसे ही जो नाले दिल्ली भर से यमुना जी में जा रहे हैं, उनका पानी भी ड्रेन आउट होना शुरू करेगा। बेसिकली जो अलग अलग कॉलोनीज में फ्लडिंग है, काफ़ी जगह फ्लडिंग इस वजह से नहीं है कि यमुना का पानी वहाँ पे है, पर जो नालों का पानी यमुना में जाना है, उनका वाटर लेवल नीचे और यमुना का वाटर लेवल ऊपर हो गया है। तो इसलिए एक बार यमुना का स्तर नीचे जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में कुछ तो रिलीफ दिल्ली वालों को मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। अगर पानी ज्यादा होगा तो स्वाभाविक ही है कि वो जमुना में ही छोड़ा जाएगा, ना कि नहरों में छोड़ा जाएगा। अगर आप नहरों में छोड़ दोगे तो वो तो उल्टा नुकसान कर देगा फायदे की बजाय। तो क्योंकि जमुना बड़ा दरिया है तो उसी में छूटेगा। और मैं समझता हूँ कि केवल और केवल ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे और जानबूझ के लोगों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर ले, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और चाहे उनके
उफनती यमुना का जल स्तर कुछ कम तो हुआ है, लेकिन यमुना अब भी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। अगर यमुना के डेंजर लेवल पर नजर डालें तो वो 205.33 मीटर है, जो कि 10 जुलाई से 14 जुलाई तक लगातार बढ़ता रहा। तो जुलाई 11 को 207 मीटर, 12 जुलाई को 207.3 मीटर, 13 जुलाई को 208.65 मीटर, 14 जुलाई को 208.17 मीटर, जबकि 15 जुलाई को 207.68 मीटर दर्ज किया गया। यमुना के किनारे बस्तियों में अभी जल संकट बरकरार है। ऐसे में भारत 24 के संवाददाता दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात है और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली में यमुना के पानी के घुसने के बाद आलम किस कदर बदल चुका है, ये तस्वीर उसकी गवाह है। दरअसल अगर इस सड़क की बात करें तो ये पुरानी दिल्ली, जो कि पहले शाहजहानाबाद थी, उसको हिमाचल, पंजाब और ऐसे कई इंपॉर्टेंट स्टेट से जोड़ती है। लेकिन यमुना के पानी अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं ये सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और आप सामने उस आरटीवी को देखिए जो कि यमुना के पानी आने के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना का पानी कितना आया है। और क्या लगातार खबरें आपको बता रही हैं कि तमाम सरकारें या कि एलजी, जो कि केंद्र के नुमाइंदे हैं, और उसके साथ साथ राज्य सरकार जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ये दोनों सरकारें आज पूरी तरह से बेबस हो गई हैं या कहें विफल हो गई हैं। लेकिन उनकी विफलता का, समस्या का लगातार दिल्ली वासियों को सामना करना पड़ रहा है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के हालात किस कदर बदल चुके हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, राजघाट, वजीराबाद, मयूर विहार जैसे कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटीओ बैराज के गेट्स को सही करने का काम जारी है। आर्मी ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। जब आपके खुद के नेता ये बोलना शुरू कर दें कि हम सिर्फ 100 mm की बारिश के लिए या पानी के लिए रेडी थे, लेकिन 150 mm की बारिश हो गई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये बताइए बाहर आके कि आपने 9 साल में किस तरीके से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कितना आपने पैसा खर्च किया। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। कल उन्होंने जब कैमरे के सामने कहा कि हमने तो कई बार हरियाणा सरकार को लिखा है, मैं उनको चुनौती देता हूँ, पिछले 9 साल में अगर वो दिखा दें कि उन्होंने एक बार भी आईटीओ बैराज के गेट्स के बारे में एक भी पत्र लिखा हो। अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, मक्कार हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, अपने फेलियर से बचते हैं। जब उनको अंदाज़ा था कि आपदा आने वाली है, अगर वो गैराज हरियाणा सरकार देख रही है तो पहले से जानकारी देनी चाहिए थी, जब उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए था। जब बाढ़ सर पर आ गई, घरों में घुस गई, तब अरविंद केजरीवाल को याद आया कि ये हरियाणा सरकार के हैं। इनको पहले बताना चाहिए था, अगर उनके थे भी तो उसकी व्यवस्था होती। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है झूठ बोलना, और वो हर बार झूठ ही बोलेंगे। जनता पार्टी तो लगातार जिस दिन से दिल्ली में फ्लड की सिचुएशन इमर्ज होनी शुरू हुई है, तब से उन सब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है जो फ्लड से एडवर्सली प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में यमुना के उफान पर आने से हाल बेहाल है, तो दूसरी तरफ सियासत जारी है। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली के खादर में 3 मासूम उफनती यमुना में समा गए। बदहाली पर दिल्ली रो रही है, भूखे प्यासे लोग सड़कों पर हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ये दिल्ली दिल वालों की है या सियासतदानों की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को कथित तौर पर पुलिस लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत की जांच हो रही है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। इस टीम ने पुलिस कार्रवाई में घायल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उस मुलाकात का भी दौरा किया जहां पर लाठीचार्ज हुआ था, उस जगह का दौरा किया है। जांच सदस्य विजय कुमार के परिवार वालों से मिलने को लेकर भी जहानाबाद के कल्पा गांव ये सभी के सभी वहां पर पहुंचे और दौरे के बाद पैनल अपनी रिपोर्ट अब पार्टी अध्यक्ष को सौंपने वाला है। देखिए आप रिपोर्ट। 10 लाख नौकरी का सवाल, बिहार में लठ वाला बवाल, निशाने पर नीतीश सरकार। एक्शन में विपक्षी वार। बिहार की राजधानी में सियासी माहौल आज फिर गर्म। बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम पटना पहुंच चुकी है। ये टीम पूरी जांच कर रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। 10 लाख लोगों की नौकरी को लेकर उठे विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए पुलिस लाठीचार्ज की जांच करने के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंची।
पहुंचने के बाद टीम के सदस्य डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने लाठीचार्ज से जुड़ी जानकारी आसपास के लोगों से, साथ ही इस टीम ने अस्पताल का दौरा कर अस्पताल में भर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। राजनीतिक पार्टी द्वारा किए गए राजनीतिक लोकतांत्रिक कार्यक्रम पर इतनी लाठियां बरसाना कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता लहूलुहान हो गए और एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। हम लोग एक एक चीज बिल्कुल सही ढंग से उसको देख करके अपनी रिपोर्ट देंगे। हमारा मानना है कि बिहार सरकार ने एक ऐसा कृत्य किया है जिसका उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। मैं अभी मिल के आया हूं अपनी महिला कार्यकर्ताओं से। इस तरह से पीटा जाता है क्या पुलिस के द्वारा महिला नेत्रियों को? क्या मतलब है इसका? इतना कस के किसी का ये फ्रैक्चर है, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी के सर पे चोट है। वो कोई अपराधी थे कि पार्टी के नेता थे? ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ादायक है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा इसका। मुझे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि दिखाई दे रहा है, खास करके नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि आरजेडी पर रोपे बबुल तो आम कहाँ से होए। आरजेडी तो जंगल राज का प्रतीक था ही, अहंकार का प्रतीक था ही, और अब नीतीश कुमार उसके पोषक बन गए हैं। में लाठीचार्ज मामले पर आज देखिए केंद्रीय बीजेपी की टीम जो है वो जांच के लिए पटना पहुंची है। मुख्य संयोजक जो है वो रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इस वक्त देखिए किस तरह से पूरी टीम जो है जांच करेगी। दरअसल डाकबंगला चौराहे पर लाठीचार्ज हुआ था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसे थे। विधायक, सांसद कई घायल हुए थे और विजय सिंह जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा और बीजेपी ने लगातार प्रदर्शन किया है और जांच होगी कि आखिर कैसे डंडे चले। जांच टीम में कौन कौन? रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री संयोजक, मनोज तिवारी सांसद, विष्णु दयाल राम सांसद, सुनीता दुग्गल सांसद। दरअसल शिक्षक बहाली में गड़बड़ी, 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा मार्च का आयोजन किया। गांधी मैदान से ये मार्च जैसे ही डाक बंगला चौराहा पहुंचा, पुलिस ने मार्च को रोक दिया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बीजेपी ने दावा किया है कि पुलिस की लाठीचार्ज से उनके एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों कार्यकर्ताओं को चोटें आई। वहीं कल बीजेपी नेता विजय सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पार्टी के दर्जनों सीनियर नेता और कार्यकर्ता फतुहा पहुंचे। बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी साफ संकेत दे चुकी है कि इस मामले में वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लाठीचार्ज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। संस्कार है। देखिए बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान जिस तरह लाठी चलाया गया और बीजेपी के विधायक, सांसद, चोट लगी उन सभी को, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी का धरना जो है वो दिया जा रहा है। इस वक्त आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और तमाम विधायक, सांसद वो इस वक्त जो है धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। जिस तरह बर्बरता पूर्वक लाठी बरसाए गए, कई लोग चोटिल हुए, विजय सिंह नाम के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके अधिकारी देख रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से लगातार इस तरह की तस्वीरें निकल के आई, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सबको चोट लगी थी और कई लोग अभी भी आईजीएमएस में गंभीर रूप से घायल होने के कारण एडमिट थे। लेकिन फिलहाल आपको हम तस्वीरें सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज धरना दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, धरना महागठबंधन सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार कहते हैं उनके अधिकारी सब देख रहे हैं।
देखिए, जो कुर्सी के लिए समझौता कर चुके, सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं और ये धृतराष्ट्र बन करके महाभारत कराने के खेल में लगे हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये खुल के अघोषित आपातकाल की ओर बढ़ रहे हैं और ये मानसिकता कभी भी सत्ता को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता। लगातार धरना जो है वो दिया जा रहा है सरकार के खिलाफ, महागठबंधन सरकार के खिलाफ, और प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। रविशंकर प्रसाद को आप देख सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और धरना जो है 1 दिवसीय वो दिया जा रहा है निरंकुश बिहार सरकार के विरोध में। ये लगातार प्रोटेस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर जारी है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। देखिए, देश भर में आज धूमधाम के साथ सावन का शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। बारिश के बावजूद सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हुई। दूर दूर से भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भावना के साथ महादेव को याद करते हैं, महादेव उनके सभी कष्टों का निवारण करते हैं और जीवन को खुशहाली और सुख समृद्धि से भर देते हैं। सावन की शिवरात्रि बेहद खास मानी जाती है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि महादेव का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ और इसी दिन शिव जी का विवाह भी हुआ। इस दिन महादेव की उपासना से सुख की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। तो देखिए, 4 तस्वीरें हैं फिलहाल आपके सामने। चंडीगढ़, वाराणसी, अमरनाथ, हरिद्वार की तस्वीरें हैं और सभी बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए शिवरात्रि के इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भगवान भोले की भक्ति कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और देखिए, तमिलनाडु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बैठक में रहे मौजूद। वार्षिक बैठक में संगठनात्मक विषयों, परिवर्तन से जुड़े अनुभव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की गई। बैठक में संघ स्वयंसेवकों द्वारा पीड़ित लोगों के लिए चल रहे सहायता कार्यों को और ज्यादा व्यापक करने पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि परस्पर सौहार्द और शांति स्थापित करने के प्रयासों को गति दें। इसके अलावा बैठक में हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे सेवा कार्य की समीक्षा भी की गई।